సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి, ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. वर्ष मना रहे हैं और मैं समझता हूं कि इस अवसर पर जब हम उनकी 125वीं जयंती वर्ष मना रहे हैं और इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि जो भारत का संविधान है उसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता कैसी रही है, आगे कैसी रहनी चाहिए, इसकी हम चर्चा करेंगे. तो मैं समझता हूं कि यह अंबेडकर जी की जयंती वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज हम भारत के संविधान की प्रतिबद्धता के संबंध में इस लोकतंत्र के मंदिर भारत की संसद में आज चर्चा कर रहे हैं. अध्यक्ष महोदय, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ. इस हकीकत से भी हम अच्छी तरह परिचित हैं. जब हमारा देश आजाद हुआ था तो कई रियासतों में, सैकड़ों रियासतों में बटा हुआ था. 565 रियासतों की बात कही जाती थी, बटा हुआ था. देश और दुनिया के लोग यह मानने को तैयार नहीं थे कि भारत तो आजाद हो गया है, लेकिन इतनी रियासतों में बटा हुआ है भारत, इतने जात, इतने पंथ, इतने मजहब, इतने धर्म के मानने वाले लोग हैं. यह भारत क्या एक रह पाएगा? क्या यह भारत एकजुट रह पाएगा? लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सारी रियासतों को भारत में विलय कराने के लिए किसी की रही है, तो उस महापुरुष का भी मैं आज स्मरण करना चाहूंगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल. सारी रियासतों का विलय उन्होंने भारत के अंदर कराने में बेहद बड़ी कामयाबी हासिल की. उस समय लोग कहते थे कि बहुत सारी फॉल्ट लाइंस दिखाई दे रही हैं. मैंने विलय के बाद भी इतनी सारी फॉल्ट लाइंस दिखाई दे रही हैं. कोई भी राजनीतिक अथवा सामाजिक घटना का कोई यदि भूकंप आएगा तो यह देश धराशायी हो जाएगा. लोग इस प्रकार की आशंका उस समय व्यक्त करते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने पाया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक भारत का स्वरूप हम लोगों को दिया है. लेकिन आवश्यकता थी, जब भारत का एक स्वरूप हमको प्राप्त हो गया तो एक कोई ना कोई एक ऐसा बाइंडिंग सब्सटेंस होना चाहिए, कोई ना कोई एक ऐसा बाइंडिंग मटेरियल होना चाहिए जो कि भारत को जोड़ कर रखे. तो मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत को पूरी तरह से एक रखने में, अखंड रखने में, सभी को जोड़ कर रखने में इस बाइंडिंग सब्सटेंस अथवा बाइंडिंग मटेरियल के रूप में सशक्त एवं प्रभावी भूमिका का निर्वाह यदि किसी पवित्र ग्रंथ ने किया है तो हमारा भारत का वह संविधान है. बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर, हम सभी जानते हैं कि अपने जीवन में कितनी उपेक्षाओं का उन्हें शिकार होना पड़ा है. तिरस्कार, अपमान और कटाक्ष भी उन्हें झेलने पड़े हैं. मन निश्चित रूप से आहत होता रहा होगा. आहत मन होने के बावजूद अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए एक भारत के लिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू प्रस्तुत करने का काम किया है तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया है. इतना महत्वपूर्ण काम. लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कभी यह नहीं कहा भारत में हमारी इतनी उपेक्षा की जा रही है, भारत में इतना मुझे अपमानित होना पड़ा है. योग्य व्यक्ति थे, विदेशों से भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी. उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भारत में ही रहूंगा और भारत की जो परंपराएं रही हैं, भारत की जो संस्कृति रही है, भारत की अन्य जो विधाएं रही हैं, उन सब सारी चीजों को ध्यान में रख के भारत को एक सशक्त भारत बनाने में मैं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करूंगा. उनका एक संकल्प था. उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि हमारी भारत में उपेक्षा हुई है, भारत में मुझे समय समय पर अपमान झेलना पड़ा है, तिरस्कार झेलना पड़ा है, मैं भारत छोड़कर कहीं दुनिया के दूसरे देशों में मैं चला जाऊंगा. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ऐसा किया. आहत मन प्लीज अरे इसमें क्या ऑब्जेक्शनेबल है? बैठिए. इसमें ऑब्जेक्शनेबल कुछ नहीं है. बैठिए. सलीम साहब प्लीज बैठिए. यस प्लीज क्या है? यस
अध्यक्ष महोदय, उसकी बाबा चर्चा साहब अलग भीमराव- विषय पे हो ना, प्लीज। अध्यक्ष महोदय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कितना दुष्कर कार्य करने में कामयाबी हासिल की है कि लगभग 7,435 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से कि 5,100 से अधिक प्रस्तावों को अलग करना था और उसके बाद 5,100 से अधिक प्रस्तावों को अलग करने के बाद लगभग 2,431 प्रस्तावों को उन्होंने स्वीकृत करने में कामयाबी हासिल की है और उसके परिणाम स्वरूप हमारे यह भारतीय संविधान का स्वरूप यह हम लोगों के सामने है, यह भारत की संविधान। और मैं कहना चाहूंगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को यदि मैं कहूं कि हमारे भारत देश के लिए एक यूनिफाइंग फोर्स रहे तो यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा, लेकिन मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि सचमुच यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश के लिए एक यूनिफाइंग फोर्स के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह किया है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश के लिए एक बाइंडिंग फोर्स की भूमिका का निर्वाह किया है। इस प्रकार की संविधान की उन्होंने रचना की है। आज जब मैं इस सदन में संविधान की प्रतिबद्धता के संबंध में चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं तो मैं निश्चित रूप से एक महापुरुष का और यहां पर मैं स्मरण करना चाहता हूं और इसलिए भी स्मरण करना चाहता हूं कि अभी 125वीं वर्ष जयंती उनकी हम लोगों ने मनाई है। अभी 14 नवंबर को उनकी 125वीं वर्ष जयंती बनाई है। वह महापुरुष हैं हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने भारत के प्रजातंत्र की इमारत को खड़ा करने में एक महत्वपूर्ण योगदान देने का काम किया है। चूंकि उनकी भी 125वीं वर्ष जयंती अभी हाल फिलहाल 14 नवंबर को ही समाप्त हुई है। समाप्त हुई है 14 नवंबर को ही, इसलिए मैं उनके प्रति भी मैं सम्मान की, आदर की अभिव्यक्ति करता हूं और मैं कहना चाहूंगा कि जनतंत्र को मजबूत बनाने में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री होने के नाते पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, इसे कोई नकार नहीं सकता। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सामान्यतः बोलचाल में भी बहुत सारे लोग एक दलित नेता के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि इतने संकीर्ण दायरे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नहीं देखा जाना चाहिए, इतने संकीर्ण नजरिए से नहीं देखना चाहिए। मैं यह मानता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस प्रकार की भूमिका का निर्वाह किया भारत की एकता को बनाए रखने के लिए, मैं कहता हूं कि सचमुच बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को एक राष्ट्र ऋषि रहे हैं। इस रूप में मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मैं संज्ञा देना चाहता हूं। और इतना ही नहीं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्लीज, क्या हो रहा है? अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश में कई संस्थाओं को खड़ा करने के लिए आधार भी तैयार करने का काम किया है और मैं आपको यहां पर याद दिलाना चाहूंगा, सदन को भी याद दिलाना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ने श्रमिक कल्याण, कृषि एवं सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए भी कई उन्होंने महत्वपूर्ण काम किए हैं। इससे हम सभी लोग अच्छी तरह परिचित हैं। इस देश के श्रमिक सुविधाओं के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता होगी, इस संबंध में भी उन्होंने समय समय पर अपना दृष्टिकोण जो है प्रस्तुत किया है और इस देश के श्रमिक अधिकारों और श्रमिक कल्याण की भावना का विकास करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया है। जैसे सामाजिक सुरक्षा हेतु नीतियां बनाने में उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका का निर्वाह किया है। मजदूरों का न्यूनतम वेतन, इस संबंध में भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मजदूरों की भविष्य निधि के संबंध में भी विचार किए हैं। मजदूर और मालिक के बीच निरंतर संवाद चलते रहना चाहिए, इस पर भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने विशेष बल दिया है। और मैं समझता हूं कि श्रमिक अधिकारों और श्रमिक कल्याण के लिए कानूनी प्राविधान यह होने चाहिए
इस पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बराबर समय समय पर जो है बल देने का काम किया है। और हम इस सच्चाई से भी अच्छी तरह परिचित हैं, कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो सारी परियोजनाएं सचमुच बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मस्तिष्क की ही उपज हैं। मैं यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा सेंट्रल वाटरवेज इरिगेशन एंड नेविगेशन कमीशन का। यह स्थापित करने की योजना यदि किसी ने बनाई है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ही बनाई है। दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, हीराकुंड प्रोजेक्ट है, सोन रिवर वैली प्रोजेक्ट है, यह कई जल परियोजनाएं हैं। यह सारी की सारी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मस्तिष्क की ही उपज है। अध्यक्ष महोदय, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ऐसा मानते हैं कि भारत के लिए उन्होंने एक संवैधानिक ढांचा देने का काम किया है, लेकिन मैं यह मानता हूं कि संवैधानिक ढांचे के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के लिए एक आर्थिक ढांचे का भी आधार प्रस्तुत करने का काम किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ऐसी ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में मैं समझता हूं कि इस हकीकत को, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। जहां तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के समय हिल्टन यंग कमीशन को दिए गए डॉक्टर अंबेडकर के सुझावों को ही आधार बनाया गया था। इतना ही नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के निर्माण के भी आर्किटेक्ट रहे हैं। कैसे आर्किटेक्ट रहे हैं यह मैं बतलाना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जिस समय वो अपना रिसर्च कर रहे थे उस समय एक उन्होंने थीसिस लिखी थी। थीसिस थी नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, और वह 1924 में यह थीसिस लिखी थी। उसमें उन्होंने फाइनेंस कमीशन का कंसेप्ट दिया था, और उसी फाइनेंस कमीशन के कंसेप्ट के आधार पर ही भारत में भी फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की यह स्थापना हुई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ఎలా